एक एक डेटा लिखते जाना, बहुत अच्छी चीज है। चलिए, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन और आज फिर एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। भारतीय संविधान सभा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया था। बाद में यही भारतीय संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद, वो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू कर दिया गया, उसके बाद एक संसद के रूप में स्थापित हुई। संविधान सभा के अध्ययन करने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे देश के बाहर दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा का गठन कहां पर किया गया। दूसरे बिंदु पर ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए भारतीयों के द्वारा क्या प्रयास किए गए। और तीसरे नंबर पर अंतिम रूप से हम बात करेंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण और उसकी सभा के लिए क्या प्रयास किए गए, क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देश और दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा का गठन कहां पर किया गया। कहां चलते हैं अपन, दुनिया में चलते हैं। दुनिया के बाहर, देश के बाहर संविधान सभा सबसे पहले कब गठन किया गया। एक अमेरिका, दूसरा फ्रांस। उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था और उल्लेख मिलता है कि फ्रांस में भी संविधान सभा का गठन किया गया था। आपको विदित होगा कि देश और दुनिया में 3 महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं। एक अमेरिका की क्रांति जो 1776 में हुई थी, दूसरी 1789 में फ्रांस की क्रांति, और तीसरी जो क्रांति हुई थी उसे बेल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति कहा जाता है, जो 1917 में हुई थी। इसके बाद और भी क्रांतियों को उल्लेख मिलता है, जैसे 1949 में चीनी की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, एक रक्त विहीन क्रांति भी ब्रिटेन में हुई थी जहां पर सत्ता में चेंज हो गया था बगैर कोई रक्तपात के, उसे गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। लेकिन 1776 में जब अमेरिका की क्रांति हुई, स्वतंत्र हुआ अमेरिका, उसके बाद 1787 में एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन आयोजित किया गया। मई से सितंबर तक ये सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 13 में से 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी। और वहां एक मेडिसन, जो वहां का अमेरिका का व्यक्ति है, विधिवेत्ता है, उसे अमेरिकी संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। दूसरा उदाहरण मिलता है हमें फ्रांस में। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी और 20 जून 1789 को वहां पर एक नेशनल असेंबली थी। उस नेशनल असेंबली को बाद में संविधान सभा के रूप में गठित किया गया और उस संविधान सभा ने फ्रांस में फ्रांस का संविधान और नागरिकों के अधिकार दोनों के लिए काम किया। तो इस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है, ज्ञात होता है कि भारत के पहले अमेरिका और फ्रांस में संविधान सभा का गठन किया गया और दोनों देशों ने अपने देश के लिए संविधान का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत में संविधान सभा के लिए या संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले प्रयास कब किया गया भारतीयों के द्वारा। तो एक डेट बाय डेट हम चलेंगे, डेटा नोट करते जाइएगा। सबसे पहला बाल गंगाधर तिलक
नाम सुना होगा आपने बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक स्वराज शब्द दिया था और इन्होंने नारा भी दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक की ख्याति इस रूप में भी है कि इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। 1896 में 1895-96 में तिलक ने एक विधेयक तैयार किया था जिसको कहा जाता है स्वराज विधेयक। ये जो स्वराज विधेयक था इसको स्वराज संविधान भी कहा जाता है। इस स्वराज संविधान में बाल गंगाधर तिलक ने प्रावधान किए थे कि भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन प्रावधानों की जरूरत है। इन्होंने इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की भी बात की थी, नागरिकों के अधिकारों की भी बात की थी और भी बहुत सारी चीजें बातें की थी। इसके बाद 1922-23 महात्मा गांधी का नाम सुना होगा आपने। महात्मा गांधी इन्होंने हरिजन पत्रिका, जो एक प्रमुख पत्र था जिसका संपादन महात्मा गांधी ने किया, इस हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। उनके इस विचार को फिर आगे बढ़ाया गया। 1923 सप्रू रिपोर्ट, सप्रू रिपोर्ट 1923 सप्रू रिपोर्ट। तेज बहादुर सप्रू एक बहुत अच्छे विधिवेत्ता भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, उदारवादी नेता थे। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे उनके नाम से ही जाना जाता है, सप्रू रिपोर्ट। इसमें उन्होंने एक डोमिनियन स्टेट और डोमिनियन स्टेट के लिए संविधान, इन दोनों को मिला के एक रिपोर्ट तैयार की थी कि आखिर डोमिनियन स्टेट में हमारे देश का संविधान कैसा होगा। पहली बार इन्होंने डोमिनियन स्टेट प्लस संघीय ढांचे की बात की थी। इस रिपोर्ट को बाद में महात्मा गांधी ने 1925 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सर्वदलीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इस रिपोर्ट को पेश किया था। कहा जाता है कि पहली बार कांग्रेस के नेताओं ने संगठित होकर संविधान सभा के निर्माण और संविधान के निर्माण की दिशा में काम किया। इसलिए इस रिपोर्ट को संविधान सभा के निर्माण के लिए एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। इसके बाद 1928, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये पंडित मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। इस रिपोर्ट को भी
डोमिनियन संविधान की रूपरेखा पंडित मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी। कहा भी ये जाता है कि भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत था, सबसे पहले जो संविधान की रचना की गई या संविधान के बारे में विचार किया गया या संविधान के बारे में कुछ लेखांकन किया गया व्यवहारिक, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट थी। लेकिन इस रिपोर्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें डोमिनियन संविधान की बात की थी और इसका विरोध मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की बात की थी। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया था। कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन को या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में उद्देश्य की दृष्टि से यदि बांटा जाए तो पहला आता है डोमिनियन स्टेट, जो 1885 से 1905 तक चला, जो हमारा उद्देश्य सिर्फ डोमिनियन स्टेट को प्राप्त करना था। उसके बाद 1906 से लेकर 1920 तक गांधी युग के शुरुआत तक हम स्वराज के लिए काम करते रहे और हमारा संकल्प था स्वराज चाहिए। और 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया, तो ये तीसरा उद्देश्य था कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, स्वराज नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो इस प्रकार से 1928 में नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का आधार बना। इसके बाद हम बात करते हैं 1934 1934 M.N. रॉय वामपंथी नेता थे, समाजवाद का जनक भी इनको कहा जाता है, बड़े क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं। गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करने वाला यदि कोई नेता था तो वो M.N. रॉय थे। रेडिकल सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की, मानवतावाद का संदेश भी इन्होंने दिया और इन्होंने ही ये विचार रखा था कि भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। उनके इस विचार को आगे बढ़ाया गया और 1935 में कांग्रेस के अधिवेशन में इस विचार को रखा गया और फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, जिसमें बाहरी किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह घोषणा बड़ी क्रांतिकारी बनी। इसके बाद 1940 अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो इसने पेश किया था। लॉर्ड लिथगो ने जो अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, इसमें प्रावधान था कि भारत में एक डोमिनियन स्टेट
और संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन की बात कही गई थी। आपको विदित होगा कि इसी समय एक द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी मुस्लिम लीग ने पास किया था 1940 में ही। उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। उन्नीस सौ 40 एक ऐसा समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो चुका था, 1945 तक चला था और अंग्रेजों की जरूरत थी भारतीयों के सहयोग की। इसलिए लिनलिथ ये प्रस्ताव लेके आए थे कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में वह भारतीयों का सपोर्ट ले सकें, क्योंकि अंग्रेजों ने एक तरफा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक दिया था। इसके बाद आता है 1942, 22 मार्च क्रिप्स मिशन। यह एक सदस्यीय मिशन था, एक 10 सदस्यीय आयोग था और इसका प्रमुख जो था वो सर स्टोफर्ड क्रिप्स था। इस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के वो थे क्लीमेट एटली। ये लेबर पार्टी से चुने गए थे। लेबर पार्टी की सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई थी और इन्होंने स्टोफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था कि आप कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बात करके एक संविधान सभा, संविधान के निर्माण के बारे में अपने विचार या अपना प्रस्ताव दीजिए। तो क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव पेश किया था उसमें सबसे पहला प्रावधान था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। एक ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसको औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा। औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। औपनिवेशिक मतलब आपको स्वराज तो दिया जाएगा, आप अपना शासन तो करेंगे, लेकिन आपके ऊपर किसका अधिपत्य रहेगा? ब्रिटिश सरकार का अधिपत्य रहे, जैसा उस समय कनाडा में था और ऑस्ट्रेलिया में था। बिल्कुल ठीक उसी तर्ज पर भारत में भी ये कहा गया कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसे औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया था कि वो चाहे तो वो ब्रिटिश शासन से, राष्ट्रमंडल से अपने आप को संधि विच्छेद कर सकता है। संधि विच्छेद का ऑप्शन दिया गया था इसमें। एक प्रकार से ये कहा जाता है कि क्रिप्स मिशन ने रास्ते खोल दिए थे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के। दूसरा, क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान था कि एक संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो उन्हीं राज्यों में लागू होगा जो राज्य उसे स्वीकार करेंगे। यदि कोई राज्य उसे स्वीकार नहीं करता है तो वो अपना अलग से संविधान बना सकता है। ये प्रावधान क्रिप्स मिशन ने किया था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसमें लिख दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब ये जो प्रावधान है इन पर काम कब शुरू होगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अर्थात इस क्रिप्स मिशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि भारत कतई नहीं चाह रहे थे कि आप हमें डोमिनियन स्टेट दें। हम क्या चाह रहे थे? पूर्ण स्वराज्य चाह रहे थे। इसलिए क्रिप्स मिशन फेल हो गया। लेकिन संविधान सभा के बारे में इसने अपना विचार दिया।
इसके बाद हम बात करते हैं 1946 1946 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 22 जनवरी 1946 को ये भारत आया, ठीक। और 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, A.B. अलेक्जेंडर, और तीसरा था लॉरेंस, पोथेक लॉरेंस। इस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो लॉरेंस था। इसने संविधान सभा का एक प्रारूप दिया कि संविधान सभा गठन के बारे में एक प्रस्ताव दिया। पहला प्रावधान था उसका कि 389 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 389 सदस्य होंगे। किसमें? संविधान सभा ने। किसने कहा? कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था उसमें ये कहा गया कि 389 सदस्य होंगे। 3 प्रकार के सदस्य होंगे। सबसे पहला ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य होंगे। चीफ कमिश्नरी यहां से 4 होंगे और देशी रियासतें यहां से 93 सदस्य होंगे। उस समय 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। हर एक चीफ कमिश्नरी से एक कैंडिडेट चुना जाएगा। ये उसने कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा था। दूसरा प्रस्ताव उसमें ये रखा कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष पद्धति से होगा, अर्थात ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश प्रांतों के जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाएंगे संविधान सभा के लिए। तीसरा प्रावधान इसमें यह किया गया था कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाएंगे वो 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि होगा। मतलब एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इस आधार पर जो ब्रिटिश प्रांत जो उस समय लगभग 11 थे, इसमें अलग अलग सदस्यों का निर्धारण किया गया। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। और चुनाव में 208 किसको मिली? कांग्रेस को। और 73 जो सीटें मिली वो किसको मिली? मुस्लिम लीग को। और बाकी जो 15 सीटें थी वो अन्य के खाते में गई।
और इस अन्य में जो 8 जो सीटें मिली वो मिली निर्दलीयों को। क्लियर यहां तक? इसके बाद आपको विदित होगा कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी और इसके प्रस्तुत करने के बाद भारत का विभाजन कर दिया गया। और जब भारत का विभाजन हुआ तो संविधान के सदस्यों का भी इजाफा हुआ। तो भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कब? विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए? 389 में से मात्र 299 सदस्य रह गए, जिसमें से 229 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और बाकी जो 70 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, देश के बाहर सबसे पहले कब इसका गठन किया गया, हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए उपनिवेश भारत में हमने कब कब कैसे कैसे भारतीय संविधान सभा और संविधान के निर्माण के लिए प्रयास किए और ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, इन सारी की सारी चीज़ों को लेके ये आपका चैप्टर अब हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।